दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर आप सभी के लिए RO की सेकंड क्लास दोस्तों आ चुकी है। इसका एग्ज़ाम आपका 22 दिसंबर 2024 को होना है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वह हैं जो आपकी पिछली यूपी RO एग्ज़ाम्स और उससे रिलेटेड कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, सारे टॉप हिंदी के क्वेश्चंस। तो दोस्तों यूपी RO में हिंदी की स्कोरिंग करने के लिए 60 में से 60 नंबर सही करने के लिए मेरी क्लासेस को ज़रूर देखें और मेरे यूट्यूब चैनल टेली क्लासेस बाय राठौर सर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कितनी नावों में कितनी बार कृति किसकी है। तो दोस्तों पहली नावों में पहली बार कितनी नावों में कितनी बार कृति किसकी हो जाएगी। आपके विकल्प दोस्तों इस प्रकार से आपको दिए रखे हैं। आपके विकल्प हैं ए लल्लू लाल, बी हरिशंकर पारसाई, सी अज्ञेय जी या डी रामाधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों कितनी नावों में कितनी बार ये जो आपकी कृति है, इस कृति के रचनाकार हैं अज्ञेय जी, सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय जी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पहले सवाल का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। दोस्तों सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उससे पहले हम अपने पहले प्रश्न का नोट देख लेते हैं। दोस्तों कितनी नावों में कितनी बार के लिए सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ये मेन दोस्तों पॉइंट्स हैं, आप इनको समझते हुए चलें। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है कि मेरे हाथ में किताब है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्तों इसमें कारक की बात की जा रही है कि इसमें कौन सा कारक है। संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है या अपादान कारक है। तो दोस्तों इससे आपका कौन सा कारक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि दोस्तों कारक जो आपके कहलाते हैं, कारक इसमें क्या क्रिया होती है। तो यानी अपादान कारक दोस्तों वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी से अलगाव की बात हो, दूर होने की बात हो, भय की बात हो, वहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाता है। फिर बात करते हैं संप्रदान कारक की कि दोस्तों आपका संप्रदान कारक वहाँ कहाँ पर हो जाएगा। संप्रदान कारक दोस्तों आपका वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी के लिए, किसी को, तो इस प्रकार से वाक्य प्रयुक्त होते हैं, वहाँ पर आपका संप्रदान कारक हो जाता है। फिर बात करते हैं संबंध कारक की। संबंध कारक दोस्तों कहाँ पर होता है, जहाँ पर किसी का, किसी की या किसी के लिए, किसी के वाक्य प्रयुक्त हो, तो वहाँ पर आपका संबंध कारक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आपके सवाल नंबर 2 का आपका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, वह आपका दोस्तों संबंध कारक हो जाएगा कि मेरे हाथ में किताब है। तो इस प्रकार से आपका सेकंड नंबर सवाल का दोस्तों आंसर जो आपका हो जाएगा संबंध कारक। तो इस प्रकार से हम अपने सवाल को देख चुके हैं। हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पर और देखते हैं कि सवाल नंबर 3 आपके पास कौन सा है। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 आपके पास है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। उक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो दोस्तों ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो इसकी पंक्तियों के लिए हम अपने विकल्प को देख लेते हैं चल के। दोस्तों हमारे पास विकल्प हैं ए कबीरदास, बी गुरु नानक देव, सी कालिदास या डी रैदास जी। तो दोस्तों आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इस पे आप अपना उत्तर लगाइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कबीरदास है। दोस्तों इनकी ही ये पंक्तियाँ, निम्नलिखित पंक्तियाँ जो हैं वो मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये पंक्तियाँ कबीरदास जी की ही हैं। दोस्तों इसके अलावा कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। इसके अलावा कबीरदास जी की कई और रचनाएँ भी थीं, जिनमें साखी, सबद, रमैनी, ये दोस्तों इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। दोस्तों सवाल नंबर 4 आपके पास ये रहा कि प्रभाकर शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। दोस्तों प्रभाकर जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा। आपका इस विकल्प दोस्तों इसके दिए गए हैं आपको, सूर्य, इंद्र, महेश या ब्रह्मा। तो दोस्तों जो आपका प्रभाकर है वो किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। दोस्तों जो प्रभाकर है वो आपके सूर्य भगवान, सूर्यदेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 दोस्तों आपके सामने ये रहा कि राधिका ने डंडे की सहायता से अमरूद तोड़े। निम्न वाक्यों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। दोस्तों यहाँ पर कारक पता करना है, निम्न में कौन सा कारक है। तो दोस्तों निम्न में कौन सा कारक है, चलिए हम इसके विकल्प एक बार देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका सही उत्तर। तो दोस्तों हमारे पास इसके विकल्प हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक और अपादान कारक। तो दोस्तों आपके पास कौन सा इसमें कारक आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका कारक हो जाएगा
कि करण कारक कि दोस्तों राधिका ने डंडे की सहायता से अमरूद तोड़े, तो यहाँ पर करण कारक इसलिए है कि किसके सहायता से अमरूद तोड़े, तो डंडे की सहायता से अमरूद तोड़े, किसी कारणवश तोड़े होंगे। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर किसी भी बात के अगर होने की बात अगर बताता है कि ये काम हुआ है किस कारण से हुआ, जहाँ पर कारण का बोध होता है वहाँ पर आपका कारण कारक हो जाता है। तो अब हम अपने चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 आपके पास ये रहा कि कम बोलने वाले के लिए एक शब्द। दोस्तों जो कम बोलता है उसको हम क्या कहते हैं? कम बोलने वाले के लिए एक शब्द से बताना है तो क्या कहते हैं दोस्तों? उसको अल्पभाषी कहेंगे, मितभाषी कहेंगे, वाचाल कहेंगे या मूक कहेंगे। तो दोस्तों इसमें हम एक तरीके से इसको देख सकते हैं, हम आपको और भी की पॉइंट दोस्तों समझा सकते हैं यहाँ पर इसके माध्यम से। तो चलिए हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि आप इसके माध्यम से और भी कुछ ज़्यादा समझ सकें। तो दोस्तों अल्पभाषी कैसे कहते हैं? अल्पभाषी इस आपके सही सवाल का 6 सवाल का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्पभाषी। इसके अलावा हम जानते हैं कि मितभाषी दोस्तों किसे कहते हैं? मितभाषी उसको कहते हैं जिसको कम भाषाओं का ज्ञान हो या भाषा का कम ज्ञान हो, जिसको भाषा का कम ज्ञान हो दोस्तों उसको हम मितभाषी कहते हैं, उसको हम मितभाषी कहते हैं। मूक दोस्तों, मूक किसे कहते हैं? मूक कहते हैं जो बोल नहीं सकता, यानी बोलने में असमर्थ जो होता है उसको हम मूक कहते हैं। बोलने में असमर्थ जो होता है उसको हम मूक कहते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं कि वाचाल। दोस्तों वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल उसको कहते हैं कि जो अधिक बोलता हो, ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। हम चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 हमारा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। तो हमें यहाँ पर आपको कुछ युग्म दिए गए हैं, आपको उन युग्म में विचार करना है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त युग्म में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपके सही नहीं हैं आपको उन पर टिक लगाना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास इसके विकल्प हैं। उन्मूलन, उन्मूलन का दोस्तों विकल्प इसका विलोम क्या हो जाएगा? अवमूलन हो जाएगा। अथ, अथ का क्या हो जाएगा? इत। भूचर, भूचर क्या हो जाएगा? नभचर। आना, आना का हो जाएगा आगमन। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से विकल्प आपके सही हैं? तो चलिए हम देख लेते हैं। दोस्तों उन्मूलन, उन्मूलन का क्या हो जाएगा? दोस्तों उन्मूलन का क्या अवमूलन होता है क्या? तो दोस्तों आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? दोस्तों जो उन्मूलन होता है, उन्मूलन का अवमूलन बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा जो अथ होता है, अथ का इति होता है, इसमें छोटी की मात्रा में स्प्रिंट हो गई। तो ये दोस्तों जो अथ होता है, अथ का इति होता है। फिर भूचर, भूचर मीन्स जो भूमि पर चरते हैं। और जो नभचर होते हैं, तो दोस्तों नभचर जो यानी गगन में विचरण करते हैं, तो भूचर का नभचर हो जाएगा। आना का दोस्तों जाना होता है, आना का आगमन है। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से दोस्तों विकल्प बिल्कुल सही हो जाएंगे? दोस्तों यहाँ पर इत होता है, यहाँ पर इत नहीं इति होता है। ता छुट्टा में छुट्टी की पाई, यहाँ पर अत का विलोम इति होता है। तो उन्मूलन का अवमूलन हो गया, भूचर का नभचर हो गया। इस प्रकार से आपका जो सही आंसर हो गया वो आपको हो गया 1 और 3। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। दोस्तों ये क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि इस वाक्य में विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है। हमें दोस्तों विशेषण का पता करना है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अपने वाक्य देख लेते हैं। हमारे पास 4 इसके विकल्प दिए गए हैं। वह पागल है, राम खाना बनाता है, वह अपना पाठ याद करता है, या श्याम मधुर गीत गाता है। तो दोस्तों किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? राम खाना खाता है, तो दोस्तों क्या खाता है? खाना, खाना एक विशेषण हो गया। फिर वह अपना पाठ याद करता है, तो दोस्तों क्या करता है? याद करता है, तो याद करना एक इसकी विशेषता हो गई। फिर आपके पास डी है कि श्याम मधुर गीत गाता है, तो दोस्तों कैसा गीत गाता है? मधुर गीत गाता है, तो ये आपका विशेषण हो गया। तो दोस्तों इसमें कौन सा विशेष्य का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा कि जो आपका जो ए है कि वह पागल है। इसमें दोस्तों विशेषण का प्रयोग नहीं है, ये पागल इसमें यहाँ पर विशेष्य है। तो इसी प्रकार से आपका 8 नंबर सवाल का आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पर।
तो सवाल नंबर आपके सामने ये है कि राम बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो इसमें आपको विशेषण का पता लगाना है कि इसमें आपको विशेषण कौन सा शब्द है। तो राम बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बाकी में दोस्तों प्राविशेषण पता करना है कि प्राविशेषण क्या है। आपका जो राम है क्या वो प्राविशेषण हो जाएगा, बहुत अच्छा प्राविशेषण हो जाएगा, बहुत प्राविशेषण हो जाएगा, एक खिलाड़ी प्राविशेषण हो जाएगा। तो दोस्तों आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास 4 विकल्प आपके ये रहे। तो दोस्तों विशेषण किसे कहते हैं? दोस्तों विशेषण उसे कहते हैं कि जो एक किसी भी वस्तु की विशेषता बताता है। जैसे कि मैंने कह दिया ज्ञान का ज्ञानी, तो दोस्तों ज्ञान जो हो गया वह इसका विशेष हो गया। और जो ज्ञानी हो गया, ज्ञानी दोस्तों किसी की गहराइयों की जो विशेषता बताता है तो वो उसका विशेषण कहलाता है। तो ज्ञानी जो हो गया वो विशेषण हो गया। तो उसी प्रकार हम प्राविशेषण की बात करते हैं कि प्राविशेषण किसे कहते हैं। दोस्तों जब कोई विशेषण की परिभाषा बताता है, यानी दोस्तों विशेषण की भी परिभाषा बताता है, तो उस परिभाषा बताने वाले विशेषण को प्राविशेषण कहते हैं। जैसे कि राम अच्छा खिलाड़ी है, तो दोस्तों राम अच्छा खिलाड़ी में राम तो एक अच्छा खिलाड़ी है, वो तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर हम कह दें कि राम बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो यानी अच्छा के ऊपर जो बहुत शब्द आरोपित होता है दोस्तों वह आपका प्राविशेषण हो जाएगा। तो निम्न वाक्य में आपका विशेषण दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका जो बहुत है वो आपका प्राविशेषण हो जाएगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 आपके सामने है कि तुम कहाँ रहते हो में विशेषण है। तो दोस्तों ये कौन सा विशेषण है, तुम कहाँ रहते हो? तो आपके विकल्प दोस्तों ये रहे गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। तो दोस्तों तुम कहाँ रहते हो में कौन सा विशेषण हो जाएगा, सही टिक लगाइए। तो दोस्तों ये आपका प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो। इसी प्रकार से हम अपने सवाल नंबर 11 पर चलते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य का सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। दोस्तों किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है? दोस्तों जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो क्या होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। कि जहाँ पर अगर दोस्तों किसी भी प्रकार के अगर नाम की बात की जाए, हमने कहा कि राम, तो दोस्तों जहाँ पर राम हुआ तो वहाँ पर संज्ञा होता है और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। हमने कहा कि राम खाना खाता है, तो दोस्तों राम खाना खाता है ये तो आपकी संज्ञा हो गई कि राम खाना खाता है। उसके बाद अगर हमने कहा कि यह बाज़ार जाता है, तो दोस्तों बाज़ार जाने का जो दोस्तों हो गया, यहाँ पर हमने राम की जगह पे यह या वह का इस्तेमाल कर लिया, इसका उच्चारण कर लिया। तो यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, जो कि सर्वनामक विशेषण आपका हो जाएगा। तो हमारे पास इसके विकल्प हैं सीता भली लड़की है, राम हमें बुला रहा है, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, वह अपना गृह कार्य कर रहा है। तो दोस्तों इसके आंसर के लिए आपको संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कोई भी बता सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह अपना गृह कार्य कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वह जो है वह सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। बाकी सभी में दोस्तों संज्ञा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सीता, राम, अच्छे छात्र, दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात की गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी। अब चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। सवाल नंबर 12 है कि निम्न में से एक विशेषण शब्द है। दोस्तों यहाँ पर विशेषण शब्द को फाइंड आउट करना है कि कौन सा शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। हमारे पास इसके विकल्प हैं ज्योतिष, ओज, कानूनी, त्रिश। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा आपका शब्द विशेषण हो जाएगा? दोस्तों जो ज्योतिष होता है, ज्योतिष आपका विशेष होता है, ज्योतिष होता है दोस्तों वो विशेष होता है। जो ओज होता है फ्रेंड्स, वो ओज भी आपका विशेष होता है। जो त्रिश होता है, त्रिश भी आपका एक विशेष शब्द होता है, इसका विशेषण हो जाएगा तृष्णा। जो ओज होता है इसका हो जाएगा ओजस्वी। जो ज्योतिष होता है इसका आपका विशेषण हो जाएगा ज्योतिषी। फिर हम बात करते हैं कानून। दोस्तों कानून जो है, कानून एक विशेष होता है, जो विशेषण है वो एक कानूनी शब्द है। कानूनी एक विशेषण शब्द है, तो आपका सही सवाल का आंसर आपका कानूनी हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर अपने 13 पर। चारुचंद्र लेख किसकी रचना है? दोस्तों चारुचंद्र लेख किसकी रचना है, इस पर चर्चा करते हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, द्विवेदी जी की है, विशाखा दत्त की है या पंत जी की है? तो दोस्तों जो चारुचंद्र लेख है वो किसकी रचना है, सही उत्तर लगाइए।
दोस्तों जो चारूचंद्र लेख है वह रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो आपके 13 नंबर सवाल का आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। दोस्तों सवाल नंबर 14 है कि निम्न में से किसमें विधेय विशेषण है। तो दोस्तों विधेय विशेषण किसमें हो जाएगा, आपके विकल्प हैं कमला अच्छा खाना बनाती है, वह एक चालाक व्यक्ति है, सी मेरे बाल काले हैं, वह उसकी गाय है। तो दोस्तों कौन सा आपका आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको क्या इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर दोस्तों सही हो जाएगा कमला अच्छा खाना बनाती है। तो आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। दोस्तों सवाल नंबर 15 है कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। सवाल नंबर 15 है कि तुम मेरे लिए नए कपड़े लाए। तुम मेरे लिए नए कपड़े लाए में कौन सा कारक है, आपका संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है या अपादान कारक है। तो दोस्तों हमने पीछे बात की थी जहाँ पर के, को या मे के लिए बात हो दोस्तों वहाँ पर आपका संबंध कारक होता है, या मेरे लिए बात हो तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर संबंध कारक बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 16 पर। दोस्तों सवाल नंबर 16 क्या है, सवाल नंबर 16 है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है। फ्रेंड्स इसमें अलंकार को पता करना है कि कौन सा आपका अलंकार इसमें प्रयुक्त किया जा रहा है या प्रयुक्त हो रहा है। तो आपके विकल्प हैं रूपक, श्लेष, यमक, अनुप्रास। तो दोस्तों कौन सा विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, यानी यहाँ पर चांद की तुलना मुख से की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा अलंकार हो जाएगा, जहाँ पर भी अगर किसी की तुलना की बात की जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है, जहाँ पर मुख की तुलना चांद से की गई है। मुख की तुलना चांद से, चंद्रमा से की गई है, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अब चलते हैं और देखते हैं इसी प्रकार से दोस्तों आपका जो 16 नंबर का सवाल है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इसी प्रकार से आपके पास इसके कुछ और भी उदाहरण आ जाएंगे। आपका उदाहरण एक हो जाएगा चरण कमल बंदाव हरि राई, यानी चरण कमल की तुलना जो है वो हरि यानी विष्णु जी से की गई है। कर सरोज जयमाल उठाई, यानी कमल की तुलना यहाँ पर करी गई है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 17 पर। सवाल नंबर 17 है कि गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है। गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों गौरी शंकर आपका कौन सा समास इसमें प्रयुक्त हो जाएगा। आपके विकल्प हैं बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों गौरी शंकर यानी शंकर पार्वती जी की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि लोकप्रिय जो शब्द जो वाक्य लोकप्रिय होते हैं। तो दोस्तों भाई आवश्यक नहीं है कि हर वाक्य लोकप्रिय हो, कुछ वाक्य लोकप्रिय होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं अपने सवाल नंबर 18 को। सवाल नंबर 18 हमारे पास है कि योग निद्रा में कौन सी संधि है। दोस्तों योग निद्रा में कौन सी संधि है, तो आपकी यण संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है या व्यंजन संधि है। तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। तो योग निद्रा में आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 19 को। सवाल नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेष है। तो दोस्तों कौन सा शब्द विशेष हो जाएगा। आपके विकल्प हैं ओजस्वी, तेजस्वी, ज्ञान, मनोहारी। दोस्तों कौन सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, तो इस पर आप सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो ज्ञान है आपका, ज्ञान आपका एक विशेष शब्द हो जाएगा। जो दोस्तों ज्ञान है
यह आपका एक विशेष शब्द हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी विशेषण होता है, और जो ज्ञान होता है, ज्ञान आपका विशेष होता है। मनोहारी, मनोहारी एक विशेषण है, इसका जो आपका विशेष होता है वो होता है मनोहर। जो मनोहर होता है वो आपका होता है एक विशेष होता है, और जो बाकी जो होता है वो आपका होता है मनोहारी। उसके बाद हम बात करते हैं तेजस्वी की। दोस्तों तेजस्वी नहीं तो तेज होता है, जो तेज होता है वो आपका एक विशेष होता है। फिर जो ज्योतिष होता है दोस्तों, ज्योतिष जो होता है, ज्योतिष आपका विशेषण होता है, इसका आपका विशेष होता है वो होता है ज्योतिष। इसका जो विशेष होता है वो आपको हो जाएगा ज्योतिष। तो इस प्रकार से आपका सवाल का आंसर सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 20 पर। सवाल नंबर 20 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से विशेष की दृष्टि से सही है। तो दोस्तों विशेष की दृष्टि से कौन सा सही हो जाएगा? आपके विकल्प हैं, आइए विकल्प देख लेते हैं। आपके विकल्प हैं खुदा, इप्सित, नीचा, यानी आपके कौन कौन से विशेष की दृष्टि से सही है, जिसमें आपके 4 विकल्पों में सभी के सभी विशेष बताना है। बी है कृपालु, दयालु, गोत्रीय। सी है कमल, ओछापन, चाक्षुष। डी है करुणा, सौम्यता, दारिद्र्य। तो दोस्तों कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? यहाँ पर आपको विशेष शब्द ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जिस चीज़ की बात की जाए उस चीज़ को, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपका आंसर गलत ना हो जाए। यहाँ पर आपको विशेष ढूंढना है। तो इसमें विशेष कौन सा हो जाएगा? क्या कि खुदा, इप्सित, नीचा। क्या दोस्तों ये आपका विशेष है? जो खुदा है वो तो आपका विशेष है। जो इप्सित यानी इप्सित जो है ये आपका विशेषण है, इसका विशेष हो जाएगा ईर्ष्या। फिर हम बात करते हैं कृपालु की। दोस्तों जो कृपालु होता है, कृपालु आपका एक विशेषण होता है, जो विशेष हो जाएगा वो हो जाएगा कृपा। फिर दयालु, दयालु दोस्तों ये भी आपका विशेषण हो जाएगा। जो गोत्री है ये आपका विशेषण हो जाएगा। फिर विशेष की बात करते हैं कि कमल, कमल ये आपका विशेषण हो जाएगा। ओछापन, फिर आपका है करुणा। दोस्तों जो करुणा आपका जो हो जाएगा, करुणा आपका विशेष है। सौम्यता, सौम्यता भी दोस्तों विशेष है। और दरिद्र, दरिद्र ये भी आपका विशेष है। तो आपका सवाल का आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल का आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं कि विशेष और विशेषण में क्या फ़र्क है। किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही होती है उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको समझिए, देखिए आराम से। अब चलते हैं सवाल नंबर 21 पर। सवाल नंबर 21 हमारे सामने है कि निम्न युग्मों पर विचार करना है कि आपके पास आपको 4 युग्म दिए गए हैं। आपको यहाँ पर इसमें पता करना है कि कौन सा आपको युग्म सही है। दोस्तों जितने युग्म आपको सही हैं वो सही आपको आंसर लगाना है, आपको सही आंसर लगाना है। तो हमारे पास इसके विकल्प हो जाएंगे। 5वीं मंजिल, तो 5वीं मंजिल जो दोस्तों है, क्या ये आपका आवृत्तिवाचक विशेषण है? 100 गुना रुपया, तो 100 गुना रुपया है क्या ये क्रमवाचक विशेषण है? जितना कम, कितना कम जो है क्या आपका एक प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा? सारा दिन, सारा दिन क्या ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा? तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए दोस्तों सही उत्तर का अपना चयन कर लेते हैं। तो सही उत्तर हमारे पास विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं? हमारे पास विकल्प हैं ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 4। तो कौन सा विकल्प आपके पास बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा? आपका इसका सही आंसर दोस्तों जो हो जाएगा कि जो सी वाला आपको जो दिया हुआ है कितना कम, तो इसमें जो कितना कम जो हो जाएगा ये आपका जो प्रश्नवाचक विशेषण दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रश्नवाचक विशेषण में कितना कम, यानी यहाँ पर कितने की बात की गई है प्रश्न पूछने से। तो इस प्रकार तीसरा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं 4 की कि सारा दिन, सारा दिन यानी इसमें ढेर सारे दिन की यानी पूरे दिन की बात की गई है। तो यहाँ पर इसका परिमाणबोधक यानी परिमाण की बात करता है। तो इसी प्रकार से आपके 3 और 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 22 पर। दोस्तों सवाल नंबर 22 आपके सामने क्या है? सवाल नंबर 22 है कि निम्न विशेषण युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पर विशेष और विशेषण पहचानना है कि कौन सा विशेषण आपका गलत नहीं है, यानी कौन सही सुमेलित नहीं है।
यानी गलत शब्द का चयन करना है। तो जो अंक होता है, अंक का अंकित होता है, ये भी सही है। शुद्ध होता है, शुद्ध का शुद्धि यहाँ पर दिखाया गया है। सुंदरता, सुंदर। परिश्रम, परिश्रमी। तो दोस्तों कौन सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा? दोस्तों अंक जो है, अंक बिल्कुल सही है। उसके बाद शुद्ध जो होता है, शुद्ध का शुद्ध एक विशेष्य है, शुद्धि इसका विशेषण हो जाएगा। फिर सुंदरता, सुंदर। दोस्तों सुंदरता जो सुंदर है ये आपका इधर का इधर हो जाएगा। जो सुंदरता है ये आपका एक विशेषण है। क्या है? जो सुंदरता है ये आपका एक विशेषण है। उसके बाद जहाँ पर सुंदर की बात की गई है तो सुंदर आपका एक विशेष है। क्या है दोस्तों? सुंदर आपका एक विशेष है। तो इस प्रकार आपके सवाल का आंसर दोस्तों, आपके सवाल का आंसर डी बिल्कुल सही होगा। 1, 2 और 4, क्योंकि हमारा 1 भी नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है और आपका 4 नंबर भी बिल्कुल सही है, क्योंकि परिश्रम एक विशेष है और इसका विशेषण परिश्रमी होता है। तो दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 23 पर। सवाल नंबर 23 आपके सामने है कि आसमान का रंग नीला है, निम्न वाक्य में विशेष्य क्या है? तो दोस्तों इसमें आपको विशेष्य पता करना है कि कौन सा आपको विशेष हो जाएगा। अपने विकल्प की बात करते हैं कि आपके सामने 4 विकल्प आपके हैं। ए आसमान, बी नीला, सी रंग नीला, डी रंग। तो दोस्तों आपका कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? अपना आंसर लगाइए। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा जो विशेष है दोस्तों, आपका विशेष है रंग। ये दोस्तों यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई है? यहाँ पर रंग की विशेषता बताई गई है, तो इसीलिए यहाँ पर विशेष आपका रंग हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 24 पर। सवाल नंबर 24 है कि यह गाड़ी मेरी है। दोस्तों इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें भी आपको विशेषण ज्ञात करना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों इसमें आपका परिणामबोधक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, विशेष्य विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ भी सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आपके सामने जहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह गाड़ी मेरी है, यार आपको यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के लिए यहाँ पर यह वह या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, तो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं सवाल नंबर 25 पर। सवाल नंबर 25 है, पत्ता, अमृत, विष, सुंदर क्रमशः किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो दोस्तों आपको ये पता करना है कि ये जो आपके पर्यायवाची हैं ये किसके पर्यायवाची हैं। तो आपके विकल्प हैं ए दर्पण, विष, मनोहर, लय। दोस्तों आपको देखना है कि पत्ता, पत्ता किसका पर्यायवाची होता है? दर्पण का, विष का, मनोहर, लय। फिर दूसरा है किसलय, किसलय किसे कहते हैं? सुधा, क्या सुधा अमृत को कहते हैं? विष, क्या विष को कालकूट कहते हैं? सुंदर, क्या सुंदर को मनोहारी कहते हैं? फिर हम तीसरे में देख लेते हैं चल के, क्या पत्ते को कमल कहा जाता है, अमृत को आभूषण कहा जाता है, विष को दर्पण कहा जाता है या सुंदर को कटारी कहा जाता है? तो दोस्तों आपके 25 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी किसलय, सुधा। जो किसलय होता है वो आपके पत्ते का पर्यायवाची होता है, जो सुधा होता है ये आपका अमृत का पर्यायवाची होता है, जो कालकूट होता है दोस्तों ये विष का पर्यायवाची होता है, और जो मनोहारी है, मनोहारी, मनोरम, ये आपके सुंदर का पर्यायवाची होता है। इस तरीके से हमारे सवाल का आंसर बी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम अगले सवाल नंबर 26 पर। सवाल नंबर 26 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है? तो दोस्तों इसमें पर्यायवाची की तुलना करनी है पर कि कौन सा शब्द पर्यायवाची की दृष्टि से एक अलग है। तो आपके विकल्प हैं ए तुलना, बी तुलनात्मक, सी अतुल्य और डी समतुल्य। तो दोस्तों यहाँ पर तुलना की बात की जा रही है, तो तुलना के लिए आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखें। तुलना यानी कंपेयर, किसी की चीज़ किसी से तुलना करते हैं। तुलनात्मक, ये भी दोस्तों एक ही बात होती है कि तुलना करना
फिर समतुल्य, समतुल्य यानी किसी के समान, अपने आप को कंपेयर करना है किसी के समान होके। फिर अतुल्य, दोस्तों अतुल्य जो होता है ये होता है कि जिसकी किसी से तुलना ना हो सके, तो वह अतुल्य होता है। तो इसलिए आपका सवाल का आंसर डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 27 पर। सवाल नंबर 27 है कि याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची होता है। याज्ञसेनी यानी जिसका जन्म यज्ञ से हुआ हो उसको याज्ञसेनी कहा जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि जो याज्ञसेनी यानी जो अग्नि की पुत्री हो यानी यज्ञ से जन्मी हो। तो अब आप इसका पर्यायवाची देखेंगे। इसके विकल्प हैं द्रौपदी का, दुर्गा का, यज्ञ का या सीता का। तो निम्न आपके पास विकल्प हैं, तो कौन सा आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्या द्रौपदी जो होती हैं ये दोस्तों द्रौपदी का पर्यायवाची है याज्ञसेनी, क्योंकि द्रौपदी का जो जन्म हुआ था वो यज्ञ से हुआ था। इसके अलावा ना तो दुर्गा का है, यज्ञ दोस्तों यज्ञ की पुत्री की बात की गई है। सीता का भूमिजा होता है पर्यायवाची दोस्तों। भूमिजा यानी भूमि से जन्मी को भूमिजा कहा जाता है, तो सीता का भूमिजा होता है। तो इस प्रकार से अब चलते हैं सवाल नंबर 28 पर। सवाल नंबर 28 है कि सुरभोग, देवाहार, अमेय, जीवनोदक किसके पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, अपने विकल्प देखते हैं। हमारे विकल्प हैं ए अन्न का, बी आहार का, सी अमृत का या डी पानी का। तो दोस्तों ये किसके पर्यायवाची होंगे। दोस्तों ध्यान से इसको देखिएगा। सुरभोग, देवाहार, अमेय, जीवनोदक, ये दोस्तों सब आपके अमृत के पर्यायवाची होते हैं। यह सब आपके अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इसलिए आपके सवाल का आंसर जो है वह अमृत बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सी है। तो हम चलते हैं सवाल नंबर 29 पर। सवाल नंबर 29 है कि संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य में कौन सा काल बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको काल को हमें डिफाइन करना है कि कौन से वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है, आपके पास इसके विकल्प हैं। ए सामान्य भविष्यकाल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी अपूर्ण वर्तमान काल और डी संदिग्ध भविष्यकाल। तो संभव है यानी दोस्तों पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताई जा रही है कि संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, यानी जाएंगे का मतलब है दोस्तों कि इसमें भविष्यकाल आएगा। उसके बाद संभव है यानी पॉजिटिविटी है। तो आपका कौन सा आंसर दोस्तों सही हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा संदिग्ध भविष्यकाल, जो कि आपके सवाल का आंसर बिल्कुल सही है। तो आपका हो जाएगा संदिग्ध सामान्य भविष्यकाल। तो इसी प्रकार से अब चलते हैं हम सवाल नंबर 29 पर और उसको देखते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये सारे क्वेश्चंस आपको यूपी आरओ एआरओ और यूपी के एग्ज़ाम से रिलेटेड, यूपी एसआई एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं सवाल नंबर 30 पर। सवाल नंबर 30 है कि अध्यापिका नृत्य सिखा रही है। अध्यापिका नृत्य सिखा रही हैं, तो इस वाक्य में आपको किस काल का बोध हो रहा है दोस्तों। तो इसमें आपको काल ज्ञात करना है। तो अध्यापिका नृत्य सिखा रही हैं, तो चलिए इसके विकल्प देख लेते हैं। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो दोस्तों कौन सा आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसको अध्यापिका नृत्य सिखा रही हैं यानी दोस्तों ना तो नृत्य सिखा चुकी हैं और ना तो नृत्य सिखाएंगी, यानी सिखा रही हैं यानी जो भी काम है वो काम हो रहा है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए दोस्तों इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान, यानी दोस्तों अभी काम हो रहा है और आपका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए इसमें आपका अपूर्ण वर्तमान काल होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 31 पर। सवाल नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ पर कृतवाच्य का प्रयोग करना है यानी जो कर्ता के अनुसार होता है। तो आपके विकल्प हैं ए राम से नींद के कारण सुबह जल्दी नहीं उठा गया या राम सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, बी है जानवरों ने फसल को तहस नहस कर दिया, सी है आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया और डी है राम फुटबॉल खेल रहा है। तो दोस्तों आपका कौन सा आपका कृतवाच्य का इसमें उपयोग किया गया है। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, इसके विकल्प ध्यान से देखिए। हमारे पास राम से नींद के कारण सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, यानी राम नींद के कारण सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें संज्ञा की तो बात कर रहा है, मगर यहाँ पर आपको सुबह जल्दी, यहाँ पर कृतवाच्य दोस्तों नहीं हो जाएगा, यहाँ पर कर्म हो जाएगा।
तो दोस्तों इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि राम फुटबॉल खेल रहा है। इसमें दोस्तों सामान्य आपका कृतवाच्य का इसमें आपका प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका 31 का सवाल नंबर 31 का आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 32 पर। दोस्तों सवाल नंबर 32 आपका क्या होगा, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इस पिछले वाक्य में हमने कृतवाच्य यानी कर्ता के अनुसार काम की हमने बात की थी, इसमें हम बात करते हैं कि कर्मवाच्य की, किसमें कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। तो आपके विकल्प हैं, तुम अपना काम करो, राधा ने किताब पढ़ी, आज बारिश होगी, ये तुम कहाँ गए थे। तो दोस्तों इसमें कौन सा कर्मवाच्य होगा, सही विकल्प पर उत्तर लगाइए। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा तुम अपना काम करो, ये बिल्कुल सही आंसर है। यानी दोस्तों काम करो, अपना काम करो, इसमें कर्म की बात की जा रही है, तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। इसके अलावा राधा ने किताब पढ़ी, ये कृतवाच्य हो जाएगा। आज बारिश होगी, ये भी कृतवाच्य हो जाएगा। तुम कहाँ गए थे दोस्तों, आई वी उदय, ये सभी आपके, या मैं तुम, ये सभी आपके कृतवाच्य हो जाते हैं, ये आपके कृतवाच्य हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। दोस्तों इसमें शब्द आपको वर्तनी का चयन करना है कि किसमें शुद्ध वर्तनी की बात की गई है। आपके विकल्प हैं, ए गोत्र, बी है रामेश्वर, सी है चरित्र, या डी है दारिद्र। तो कौन सा आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, चलिए इस पर सही निशान लगाइए। तो इसमें आपको सही वर्तनी का चयन करना है। तो दोस्तों आपका कौन सा आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चलिए इस पर मंथन करते हैं। गोत्र, दोस्तों गोत्र ऐसे नहीं लिखा जाता, तो गोत्र लिखा जाता है वो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, गोत्र। फिर हम बात करते हैं रामेश्वर की। दोस्तों रामेश्वर दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, रामेश्वर में आपका सिर्फ शाह बनता है, इसका डंडा नहीं बनता, रामेश्वर इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर हमारा चरित्र, दोस्तों चरित्र बिल्कुल सही लिखा है। फिर दारिद्र्य, दोस्तों दारिद्र्य इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, वो दरिद्र नहीं दारिद्र्य होता है। दोस्तों दरिद्र नहीं दारिद्र्य होता है। तो आपके सवाल का आंसर डी सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 34 पर। सवाल नंबर 34 है, का वर्ण किस उच्चारण स्थान का है। तो दोस्तों का जो है वो किस स्थान का है। तो दोस्तों का वर्ण किस उच्चारण स्थान का है, चलिए इसके विकल्प देखते हैं। हमारे विकल्प हैं कंठ, ये दोस्तों जो का है वो कंठ है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, ये दंतव्य है। तो दोस्तों जो का वर्ण के जो आपके उच्चारण स्थान होता है, का से लेकर वहाँ तक, का, खा, गा, घा, या, ये सभी आपके का, खा, गा, घा, ये सभी दोस्तों जो होते हैं आपके कंठ होते हैं, ये सभी आपके कंठ से बोले जाते हैं। तो जो का वर्ण है वो आपका कंठ है दोस्तों, ये कंठ से बोले जाते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 35 पर। तो सवाल नंबर 35 दोस्तों है, निम्न में से आपको सकर्मक क्रिया का उदाहरण पता करना है कि दोस्तों किसमें सकर्मक क्रिया का यूज़ किया गया है। तो आपके विकल्प हैं, पक्षी उड़ता है, हम खेलते हैं, रवि पतंग उड़ा रहा है, तुम रोते हो। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी। दोस्तों सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं। दोस्तों सकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ पर किसी कारण का बोध अगर होता है। तो दोस्तों आपका सकर्मक क्रिया कौन सा हो जाएगा, जहाँ पर किसी कारण की अगर बात करें कि पक्षी उड़ता है, तो दोस्तों क्या उड़ता है, पक्षी यानी क्या उड़ता है, इसमें आपका सकर्मक क्रिया नहीं होगी। यानी क्या उड़ता है, यानी पक्षी आसमान में उड़ता है। फिर हम खेलते हैं, दोस्तों क्या खेलते हैं इसकी बात नहीं की गई है। रवि पतंग उड़ा रहा है, यानी रवि क्या उड़ा रहा है, रवि पतंग उड़ा रहा है।
तो जो आपका विकल्प तीसरा है ये बिल्कुल सही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कि रवि पतंग उड़ा रहा है। तो ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 36 पर। सवाल नंबर 36 है कि निम्न में से किस क्रिया में दो कर्म हैं। दोस्तों यहाँ पे जिस क्रिया में दो कर्म होंगे हमें वो ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 36 है कि निम्न में से किस क्रिया में दो कर्म हैं। दोस्तों यहाँ पर दो कर्म जिस वाक्य में होंगे वो वाक्य आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अपने वाक्य देख लेते हैं। ए है कि राम ने फल खरीदे। बी है मनोज ने अच्छा खाना बनाया। सी है सुरेश ने रवि को बल्ला दिया। डी है कांता खाना बनाती है। तो दोस्तों कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सारे विकल्पों का आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि मनोज ने अच्छा खाना बनाया, ये दोस्तों अच्छा जो हो गया तो विशेषण हो गया। यहाँ पर हमें दो कर्म पता करने हैं कि किस वाक्य में दो कर्म हैं। मनोज ने अच्छा खाना बनाया, सुरेश ने रवि को बल्ला दिया। तो दोस्तों किसने किसको क्या दिया, जो सुरेश है सुरेश ने रवि को बल्ला दिया। तो जो आपका विकल्प जो सी हो जाएगा दोस्तों ये बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों नाम है और दोनों ने एक दूसरे को कुछ दिया है। तो इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 36 का आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 37 पर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है। सवाल नंबर 37 दोस्तों हमारा है ये रहा कि रमेश पत्र लिख रहा है। रमेश पत्र लिख रहा है। दोस्तों इस वाक्य में आपको क्रिया पता करनी है कि कौन सी क्रिया है। तो क्रिया पता करते हैं। चलिए आपके विकल्प हैं ए सामान्य क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी नाम धातु क्रिया, डी विजातीय क्रिया। तो दोस्तों इसमें कौन सा आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जहाँ जब पत्र लिखा जाता है दोस्तों वहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर कोई भी एप्लीकेशन लिखी जाए, पत्र लिखा जाए, कोई व्यक्ति किसी दूसरे को संदेश लिख रहा है तो दोस्तों उस स्थिति में आपका संयुक्त क्रिया हो जाएगा। तो दोस्तों आपके सवाल का आंसर जो है वह बिल्कुल बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 38 पर। सवाल नंबर 38 है कि हमने पत्र लिखा, इसमें किस प्रकार की क्रिया का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों इसमें अभी किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसमें आपका विकल्प है सजातीय क्रिया, विजातीय क्रिया, संयुक्त क्रिया या सामान्य क्रिया। तो दोस्तों कौन सा आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका दोस्तों इसका विकल्प आपका आंसर हो जाएगा सजातीय क्रिया बिल्कुल सही आंसर है। और इसके विकल्प है कि बच्चा घर गया, वह पत्र लिखेगा और हमने खेल खेला। इन सभी में आपका सजातीय क्रिया दोस्तों हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम सवाल नंबर 39 पर और देखते हैं कि सवाल नंबर 39 में हमारे लिए क्या है। सवाल नंबर 39 है दोस्तों कि वह खाना खाकर चला गया। इसमें आपको कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें कौन सी आपकी क्रिया का उसमें कौन सा भेद आपका उपयोग तो हो रहा है। पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया या सामान्य क्रिया। दोस्तों वह खाना खाकर चला गया, वह खाना खाकर चला गया, यानी दोस्तों खाना खाया और फिर वह चला गया। तो दोस्तों इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत ही नहीं है समझने वाली। तो दोस्तों इसमें आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें खाना खाया और चला गया, दोस्तों आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। देखते हैं सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 है कि लतियाना में कौन सी क्रिया है। बतियाना, लतियाना, तो इनमें आपकी कौन सी क्रिया का दोस्तों उपयुक्त हो रही है। दोस्तों लतियाना, बतियाना ये सभी आपकी संयुक्त नाम धातु क्रियाएं हैं। ये सभी आपकी नाम धातु क्रियाएं हैं दोस्तों। तो लतियाना, बतियाना, जुतियाना ये सभी आपकी नाम धातु क्रियाएं हैं। लतियाना, बतियाना, कहते नहीं अगर ज़्यादा बोलोगे तो जुतियाएंगे। तो दोस्तों बतियाना, तो इस प्रकार से जिसमें याना आखिर में अगर आता है तो वह आपकी नाम धातु क्रियाएं हो जाती हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 41 पर। सवाल नंबर 41 है हमारे पास कि कदली, रंभा, भानुफल किसके पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों कदली, रंभा, भानुफल अब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे। कदली दोस्तों आप सभी जानते होंगे कदली केले का पर्यायवाची होता है। रंभा भी आपके केले का पर्यायवाची होता है। दोस्तों जो भानुफल है वो भी आपके केले का ही पर्यायवाची हो जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों आपके केले के पर्यायवाची हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। हम चलते हैं सवाल नंबर 42 पर। सवाल नंबर 42 हमारे पास है कि पद्मा, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, नारायणी
या फिर किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? पद्मा, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, नारायणी, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? क्या ये आपके पार्वती के पर्यायवाची हो जाएंगे, दुर्गा के हो जाएंगे, लक्ष्मी के हो जाएंगे, या डी सरस्वती के हो जाएंगे? तो दोस्तों आपका कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही है? अपना उत्तर लगाइए। कौन सा आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा? तो दोस्तों विकल्प सी बिल्कुल सही है कि दोस्तों जो लक्ष्मी है आपका वह इन सबका पर्यायवाची है। लक्ष्मी, पद्मा, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, नारायणी, ये सभी दोस्तों आपके लक्ष्मी माता के पर्यायवाची हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 43 पर। सवाल नंबर 43 आपके सामने है कि अधजल गगरी छलकती जाए, निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। अधजल गगरी छलकती जाए, यानी आधे जल की जो गगरी होती है वो छलकती हुई जाती है। इसका आपका कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? चलिए दोस्तों इसके विकल्प देखते हैं। इसके विकल्प हैं आधे ज्ञान से कोई फ़ायदा नहीं, बी ज्ञान कम और दिखावा अधिक करना, सी दूसरों को ज्ञान का प्रभाव दिखाना, डी ज्ञानी पुरुष धीर और गंभीर होते हैं। तो आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा? अपना उत्तर लगाइए। तो दोस्तों अधजल गगरी छलकती जाए, इस वाक्य का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान कम और दिखावा अधिक करना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधजल गगरी छलकती जाए यानी ज्ञान कम और दिखावा अधिक करना। इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 43 का आंसर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 44 पर। सवाल नंबर 44 है दोस्तों कि बहुत दिनों तक जीने वाला के लिए एक शब्द होगा, यानी जो बहुत दिनों तक जीने वाला होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको अल्पायु कहते हैं, दीर्घायु कहते हैं, चिरायु कहते हैं, या दीर्घसूत्री कहते हैं? तो दोस्तों जो ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है उसको हम दीर्घायु कहते हैं, वह आपका दीर्घायु कहलाता है। चलते हैं सवाल नंबर 45 पर। सवाल नंबर 45 है हमारा, नींबू का तत्सम शब्द होगा। दोस्तों आपको नींबू का तत्सम शब्द बताना है यहाँ पर। तो नींबू का तत्सम दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका निम्बक हो जाएगा, नींबू हो जाएगा, नम्ब हो जाएगा, निम्ब हो जाएगा, निम्बक हो जाएगा। तो दोस्तों नींबू का तत्सम शब्द क्या होगा? अपना उत्तर लगाइए। जो नींबू का जो तत्सम हो जाएगा, नींबू का जो तत्सम हो जाएगा दोस्तों, नींबू एक तद्भव शब्द है, नींबू का तत्सम आपका निम्बक हो जाएगा। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, निम्बक नींबू का तत्सम होता है। फिर सवाल नंबर 46, गधा किसका तद्भव शब्द है? दोस्तों गधा किसका तद्भव शब्द है? गधा आपका किसका तद्भव शब्द है? आपके विकल्प हैं गधा, बी गध, सी गधा, या डी गर्दभ। तो दोस्तों जो गर्दभ हो जाएगा वह आपका सवाल नंबर 46 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गर्दभ होता है वह आपका गधा का तद्भव होता है। गर्दभ जो होता है वो गधा का तत्सम होता है, और गधा एक तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार से आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 47 पर। सवाल नंबर 47 हमारे सामने है कि निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? दोस्तों किस में आपका इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दोस्तों प्रत्यय किसे कहते हैं? जो वाक्य या जो शब्द एक वाक्य के पीछे प्रयुक्त होते हैं दोस्तों वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे आलस में अगर ई प्रत्यय जुड़ जाए तो दोस्तों वह आलसी हो जाता है। उसी प्रकार राजनीति में अगर एक प्रत्यय लग जाए तो दोस्तों वह राजनीतिक हो जाता है। सप्ताह में अगर एक प्रत्यय लगा दिया तो वह साप्ताहिक हो जाता है। उसके अलावा अगर रविवार है दोस्तों, ये तो फिलहाल इसमें कोई भी एक प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों लाल में अगर इमा प्रत्यय लग जाता है तो वह लालिमा हो जाता है। तो दोस्तों निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? हमारे दोस्तों जो सप्ताह है आपका, सप्ताह में एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और सप्ताह का एक प्रत्यय का प्रयोग करके ये साप्ताहिक हो गया है। तो इसलिए आपके सवाल का आंसर 47 नंबर का आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 48 को। सवाल नंबर 48 हमारे सामने है कि कबूतर किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों कबूतर किस भाषा का शब्द आपका हो जाएगा? कबूतर आपका हिंदी भाषा का शब्द है, या उर्दू भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, फिर फारसी भाषा का शब्द है? तो दोस्तों जो आपका कबूतर जो आपका हो जाएगा वह दोस्तों आपका फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा। कबूतर फारसी भाषा का शब्द है। सो दोस्तों हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 की। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है कि जो आकाश में विचरण करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो आकाश में विचरण करता है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए आपके पास एक उपयुक्त एक शब्द होगा।
आपके विकल्प हैं ए नवचर, बी निशाचर, सी खेचर, डी जलचर। तो दोस्तों आपके सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना सही उत्तर लगाइए। आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नवचर, कि जो आकाश में विचरण करता है दोस्तों उसको हम नवचर कहते हैं। निशाचर का मतलब होता है जो रात्रि में विचरण करने वाला। खेचर यानी जो भू पर विचरण करने वाला। और जलचर जो होता है जो जल में जो अपने भोजन को तलाश करता है या जल में विचरण करने वाले को जलचर कहा जाता है। तो आपको दोस्तों सही सवाल का आपका आंसर नवचर हो जाएगा। नवचर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे सवाल नंबर 50 पर। हमारा सवाल नंबर 50 है कि भूमि पर विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? तो आपके विकल्प हैं प्रभात कहा जाता है, रजनीचर कहा जाता है, इसके अलावा खेचर कहा जाता है या फिर नवचर कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपके विकल्प हो गए। हमारा क्वेश्चन था कि भूमि पर विचरण करने वाले को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो भूमि पर विचरण करता है दोस्तों उसको खेचर कहते हैं, उसको खेचर कहा जाता है। तो आपके सवाल नंबर 50 का आंसर खेचर हो गया दोस्तों। अब चलते तो दोस्तों हम देखते हैं सवाल नंबर 51 को। सवाल नंबर 51 क्या कह रहा है? आपको दोस्तों विलोम शब्द आपको पता करना है कि कौन से शब्द का कौन सा विलोम हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। दिन, दिन का दोस्तों रात होता है, ये बिल्कुल सही है। कोमल, कोमल का कठोर होता है, शाम में नहीं होता, तो ये वाला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। खेचर, खेचर दोस्तों कहते हैं कि भूमि पर विचरण करने वाले को खेचर कहा जाता है। भूचर, ये भी समानार्थी हैं। ज्ञानी, ज्ञानी का अज्ञानी होता है, विज्ञानी नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो विकल्प है, इसमें आपका विकल्प 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 आपका दोस्तों इसमें विकल्प जो है आपका एक ही विकल्प आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 नहीं, सिर्फ 1 वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 52 पर। सवाल नंबर 52 हमारा है कि जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सके उसको क्या कहेंगे? दोस्तों जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सके उसको क्या कहेंगे? उसको अभीष्ट कहा जाता है, अतीन्द्रिय कहा जाता है, ऐन्द्रिय कहा जाता है या परलौकिक कहा जाता है। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? आप इस पर अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि अतीन्द्रिय, कि जो जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सके उसको हम अतीन्द्रिय कहते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 53 को। सवाल नंबर 53 है कि उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक हो जाएगा? आपका संबोधन कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें कंपेयर की जा रही है एक की दूसरे से, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो दोस्तों जहाँ पर कंपेयर की बात की वहाँ पर आपका अपादान कारक आपका सही आंसर हो जाएगा। अपादान कारक, आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 54 को। सवाल नंबर 54 हमारे सामने है कि लंबोदर, लंबोदर जो है ये कौन सा शब्द है? ये आपका रूढ़ शब्द है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं, या योग रूढ़। तो दोस्तों जो लंबोदर जो होता है आपका, ये आपका रूढ़ शब्द होता है दोस्तों, क्योंकि लंबोदर गणेश जी का पर्यायवाची है, यानी लंबा है जिसका उदर, ये योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपका सवाल नंबर 55 आपके सामने क्या है। सवाल नंबर 55 दोस्तों है कि कनक कनकतय 100 गुनी माँ दिखता अधिकाय, या पाए बौराजक या खाए बौराए। तो आपकी जो निम्न पंक्तियां हैं दोस्तों, इन पंक्तियों में आपको पता करना है कि इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें आपको अलंकार का प्रयोग करना है, अलंकार का पता करना है कि कनक कनकतय 100 गुनी माँ दिखता अधिकाय, या पाए बौराजक या खाए बौराए, इसमें आपके कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें आपको कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें आपका यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या रूपक अलंकार है।
तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें दोस्तों आपका यमक अलंकार हो जाएगा कि यमक अलंकार जहाँ पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, यहाँ पर कनक शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है और दोनों का मतलब अलग अलग है। यानी दोस्तों आपका शब्द एक हो और 2 बार प्रयुक्त हो तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है और हर बार दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग हो, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। आपका उत्तर ए बिल्कुल सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 56 को। सवाल नंबर 56 हमारा है कि दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वधु का आपका बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? बहु का आपका बधुएं हो जाएगा, बधुओं हो जाएगा, बधुए हो जाएगा या बहुएं हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो वधु होती है जिसको हम बहू कहते हैं उसका दोस्तों बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? आप अपने सही उत्तर पर अपना निशान लगाइए। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, बधुएं, कि जो बहू होता है उसका पर्यायवाची बधुएं होता है। देखते हैं सवाल नंबर 57 को। सवाल नंबर 57 हमारे सामने है कि जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो यानी एंड और स्टार्टिंग, जहाँ पर साथ में यानी आरंभ और अंत का जहाँ पर साथ में आपका प्रयोग किया जाता है वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है? जैसे जहाँ पर आपको किसी निर्जीव वस्तु को यानी सजीवता के रूप में दिखाया जाए। आपसे कह दिया कि चंद्रमा चल रहा है या सागर नाच रहा है, सागर की लहरें नाच कर रही हैं। तो इसके हमारे पास आगे और भी एग्जाम्पल हैं। पहले इसके विकल्प देख लेते हैं। इसका विकल्प है आपका श्लेष अलंकार होगा, इसमें आपका उपमा अलंकार होगा, आपका मानवीकरण अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार आपका इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका नोट पॉइंट देख लेते हैं, चलिए चल के। तो दोस्तों जहाँ निर्जीव वस्तु को सजीवता के रूप में दर्शाया जाता है वहाँ आपका मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जहाँ निर्जीव वस्तु को सजीवता के रूप में दर्शाया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। दोस्तों जैसे कि किसी जो चीज़ आपकी नहीं चल सकती है उसको चलता फिरता दिखा दिया गया, या जो आपकी चीज़ आप जानते हैं कोई वस्तु है तो वस्तु चल नहीं सकती, उसमें आपको वस्तु को इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि जैसे कि आप उसको ऐसे माने कि वह वस्तु चल रही है या क्रिया कर रही है। तो जहाँ निर्जीव को सजीव के रूप में दर्शाया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, यानी मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। दूसरा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही। तो इस प्रकार से आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 58 को। सवाल नंबर 58 हमारे सामने है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? जो दोस्तों पाप पुण्य है इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों पाप पुण्य में आपका कौन सा समास हो जाएगा? आपके विकल्प हैं कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। यानी दोस्तों जहाँ पर एक दूसरे से कंपेयर की जाती है, यानी पाप का पुण्य से यानी विलोम शब्द के जैसा आपको यहाँ पर कैसा कंपैरिजन दिखाई दे तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? आपका द्वंद्व समास आपका हो जाता है। जब देखते हैं सवाल नंबर 59 को। सवाल नंबर 59 हमारे सामने है कि यामा के लिए महादेवी वर्मा को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यामा जो रचना है ये दोस्तों निबंध है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है और इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दिया गया था। और ये कब दिया गया था? आपके विकल्प हैं 1982, 1978, 1987 और 1986। तो दोस्तों आपका कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा? अपना उत्तर लगाइए। आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा? आपका सही आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा 1982 कि महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 60 की। तो देख लेते हैं अपना 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों आपका 60 नंबर का सवाल आपके सामने ये रहा कि न्यायालय में कौन सा उपसर्ग है?
दोस्तों हम इस प्रकार के एक क्वेश्चन पर पीछे बात कर चुके हैं कि जो उपसर्ग होते हैं वह वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त किए जाते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वह वाक्य के अंत में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों आपका इसमें जो न्याय है, न्याय प्लस आलय, तो दोस्तों जो न्याय है यह आपका एक उपसर्ग है और इसके पीछे जो आलय लगा है वो आपका प्रत्यय है। तो दोस्तों इसको मिलाकर आपका न्यायालय हो गया। तो हमारे पास न्यायालय में दोस्तों कौन सा उपसर्ग आपका हो जाएगा, आपके पास विकल्प है न्याय, आलय, लय या यालय। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो इसमें जो आपका न्याय में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, उपसर्ग की बात की है तो आपका जो न्याय है ये आपका इसमें उपसर्ग हो जाएगा और आपका आज के आखिरी क्वेश्चन का आपका लास्ट आंसर भी। तो दोस्तों हमारा ये सेशन आज यहाँ पर कंप्लीट होता है और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की त्रुटि लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल टैली क्लासेस बाय राठौर सर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को, मेरे सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि